आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी ये कैसी अग्नि परीक्षा। तो शुरू करें कहानी ये कैसी अग्नि परीक्षा। रोली के कदम एक बार ठिठके, फिर उसने अपना मन मजबूत करके अगला कदम बढ़ाया। उसके पांव धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे और मन तेजी से पीछे भाग रहा था। विनय ने कितना चाहा है उसे, उसकी एक भी इच्छा जैसे उसके लिए खुदा का फरमान होती। कभी कभी तो वो यूं ही लाड़ में ताना देती, इतना मत चाहो मुझे, जल्दी ही भगवान मुझे अपने पास बुला लेंगे। कहते हैं ना, जिसे कोई इतना चाहता है भगवान भी उसे बहुत चाहते हैं। विनय उसके होठों को अपनी हथेली से कसकर दबा कर कहता, ऐसे मत कहो रोली, तुम्हें कुछ होने से पहले मैं मर जाऊंगा। अब बारी होती रोली की अपनी हथेली से विनय के होंठ दबाने की। ऐसा नहीं कभी कहना, तुम्हारे हाथ से लाल चुनरिया ओढ़कर, माथे पर लाल बिंदी और भर मांग सिंदूर लगाकर जाऊंगी भगवान के घर। अरेंज मैरिज में इतना प्यार लोगों के लिए मिसाल बनता। आसपास के लोग दबी जुबान में उनके प्यार के किस्से सुनाया करते। तभी बस स्टॉप आ गया। रोली भी चुपचाप वहीं खड़ी हो गई। 2 साल पहले की बात है, जब फैक्ट्री से लौटते समय विनय को याद आया था कि वो घर की चाबी तो ऑफिस में ही भूल आया है। उसने उसे वहीं ड्रॉप कर दिया था ताकि वहाँ से टहलते हुए घर चली जाए, और खुद गाड़ी बैक कर ऑफिस की ओर चल दिया। तभी ना जाने कहाँ से बादल आ गए और बारिश होने लगी। इसी बस स्टॉप पर एक तरफ खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी कि एक भीगा हुआ आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसने उसकी उंगली दबाकर पूछा, चलती है क्या? एक पल में न जाने कितने सांप रेंग गए उसके शरीर पर। तेज तेज कदमों से लगभग भागते हुए घर की तरफ चल पड़ी। शुक्र है उस आदमी ने उसका पीछा नहीं किया। उसकी बौखलाहट देखकर पड़ोसन ने पूछा तो आंसू अपना वेग न रोक सके। उसके गले से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। कहने को तो उसने सब बता दिया, पर वो अपमान, वो लिजलिजाहट, वो घिन, वो शब्दों में नहीं ढाले जा सकते थे। पड़ोसन ने ही बताया था, अरे आपको नहीं पता, हमारी कॉलोनी का वो बस अड्डा बदनाम है। वहाँ रात के समय कॉल गर्ल्स खड़ी होती हैं। ना जाने कितना पैसा चाहिए इनको अपने ऐश आराम के लिए, जो अपनी ही देह को रुंधाने के लिए तैयार हो जाती हैं। हम जैसी शरीफ औरतों का तो रात में ज़रूरी काम से निकलना भी मुश्किल कर दिया है। रोली के मन में सहज ही एक घृणा उत्पन्न हो गई थी इन औरतों के लिए। जब विनय लौट कर आए तो उससे लिपट कर वो कितना रोई थी। हिचकी लेते हुए बोली थी विनय से, मुझे अपने से घिन आ रही है, लगता है अपनी उंगली काट कर फेंक दूं। शायद यही मेरे प्यार की अग्नि परीक्षा होगी। विनय ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा, बच्ची मत बनो, तुमसे अग्नि परीक्षा मांग कौन रहा है? मैं जानता हूँ तुम बहुत अपसेट हो। मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, नहीं तो तुम्हें वहाँ ड्रॉप नहीं करता। फिर थोड़ा ठहर कर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैंने और तुमने तो एक दूसरे को आत्मा से प्यार किया है। ये अग्नि परीक्षा तो शरीर की होती है। आत्मा की गहराई से किए गए प्रेम के लिए कोई अग्नि परीक्षा है ही नहीं। विनय की इस बात ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। पहली बार आई लगती हो? सिगरेट का कश लेती हुई बगल में खड़ी लड़की ने पूछा। फिर उसके उत्तर की प्रतीक्षा करे बगैर बोली, तभी तो न साज न श्रृंगार, ऐसे तो कोई भाव भी नहीं देखा। कमाएगी क्या ठेंगा? ले थोड़ी लिपस्टिक लगा ले, कुछ तो रंग चढ़े। कहते हुए उसने लिपस्टिक आगे बढ़ा दी। जवाब में वो थोड़ा अपने में और सिमट गई। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं। अजीब तरीके से होंठ काट कर कहते हुए वो आगे बढ़ गई। एक संवेदना थी जो उसे उन लड़कियों से जोड़ रही थी। क्या पता कौन किस दर्द से यहाँ आया है। सबके पास एक कहानी होगी, एक दर्द भरी कहानी। लोग आने लगे। आसपास की लड़कियां एक एक करके कम होने लगीं। उसका दिल कर रहा था कि लौट जाए, भाग कर पहुँच जाए विनय के पास, उसके गले से लिपट कर रो ले, पर दिमाग कह रहा था नहीं, अब लौटने का अर्थ भी खो देना ही तो था। कितनी विडंबना है। ये बस स्टॉप भी वही है, वो भी वही है, पर इन 2 सालों में इतना कुछ बदल गया। कहाँ वो उंगली तक छू जाने से विचलित हो गई थी, कहाँ आज खुद ही सब कुछ दांव लगाने को तैयार है। आंखों के सामने बीते 2 साल तैरने लगे। उनका होजरी का बिजनेस था जिसे वो और विनय बड़े प्यार से संभाल रहे थे। कानपुर में बिजली की कमी के कारण धीरे धीरे करके बैठ गया। आखिर खाली बैठाकर मजदूरों को कब तक तनख्वाह देते।
विनय ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। दूसरा काम शुरू किया, पर पता नहीं उस समय कौन सी खगोलीय दृष्टि गड़बड़ा गई थी कि विनय जिस काम में हाथ डालते घाटा ही होता। एक दिन निराश विनय ने उससे कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये घर और तुम्हारे जेवर गिरवी रखकर एक नया बिजनेस शुरू करूँगा। देखना हम जरूर सफल होंगे, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। उसने विनय के हाथ पर हाथ रखकर कहा, मुझे विश्वास है तुम पर विनय, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विनय ने काम शुरू किया। वो दिन रात पागलों की तरह काम में जुटे रहते, ना खाने का ख्याल ना किसी और बात का। रोली अक्सर टोकती, सेहत का ध्यान रखा करो। विनय हंसकर कहता, अब तो बिजनेस सेट करके ही चैन की सांस लूँगा। देखना, अब तो मुझे खुदा भी सफल होने से नहीं रोक सकता। दूर बैठा आसमानी खुदा शायद सुन रहा था कि किसी बंदे की क्या मजाल कि वो उसकी ताकत को ललकारे। शायद इसीलिए उसने एक नया खेल रच दिया। उस दिन फैक्ट्री से लौटते समय विनय चक्कर खाकर गिर पड़े। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर रोली को फ़ोन किया। रोली न जाने कितनी आशंकाएं लेकर हॉस्पिटल पहुंची। विनय उस समय तक होश में आ चुके थे और ठीक दिख रहे थे। रोली ने चैन की सांस ली, पर हॉस्पिटल में डॉक्टर को जाने क्या शक हुआ कि कई टेस्ट लिख दिए। डॉक्टर का शक सही था, रिपोर्ट पॉजिटिव थी। विनय को स्टेज 4 लंग कैंसर था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, मात्र 3 महीने का समय है, बचना मुश्किल है। बॉम्बे में जाकर ऑपरेशन करा सको तो शायद कुछ हो सके, पर उसमें खर्चा बहुत है। ये डॉक्टर ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। विनय ने क्या गुनाह किया है? भगवान, मैंने क्या गुनाह किया है? कितनी देर तक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ज़मीन पर बैठकर वो रोई थी। फिर आंसू पोंछकर विनय के पास गई और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा विनय, डॉक्टर ने कहा है बस एक ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, तुम ठीक हो जाओगे। रोली ने पहली बार महसूस किया था कि परिस्थितियां अभिनय भी सिखा देती हैं। हालांकि उसके अभिनय का असर विनय पर बिल्कुल नहीं हुआ, फिर भी उसने मौन रहकर रोली का दिल और न दुखाने का निर्णय लिया। घर आकर रोली बदहवास सी प्रॉपर्टी के कागज़ देखने लगी। सब कुछ गिरवी रखकर ही तो ये फैक्ट्री ली थी। ये फैक्ट्री जो विनय का सपना थी, क्या वो उसे बेच दे? नहीं नहीं, विनय ये नहीं सह पाएंगे। पर जब विनय ठीक हो जाएंगे तो फिर से कुछ ना कुछ कर लेंगे। विनय ही नहीं होंगे तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो विनय का ऑपरेशन जरूर कराएगी, किसी भी सूरत में वो विनय को कुछ नहीं होने देगी। अपने मन के अंतर्द्वंद से निकलते हुए रोली ने खुद ही फैक्ट्री बेचने का फैसला ले लिया। वो कागज़ लेकर अपने भाई के पास गई, शायद वो उसकी कुछ मदद कर सके। बचपन से माता पिता को खो चुकी रोली के लिए भाई सोमेश ही तो सहारा था। भाई ने पता करके बताया, बहुत लोन है उस फैक्ट्री पर। इतने लोन के साथ कैसे बिकेगी इतनी जल्दी? औने पौने दामों में बेच दोगी तो भी ऑपरेशन का पूरा पैसा नहीं जमा हो पाएगा। थोड़ा रुककर भाई ने गला खंगारते हुए कहा, देखो, मुझे पता है कि तुम ये सुनना पसंद नहीं करोगी, पर मैं तुम्हारा भाई हूँ, दुश्मन नहीं। विनय इस ऑपरेशन के बाद भी बचेंगे इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे में तुम्हारा ये निर्णय तुम्हारे पूरे। बस भैया बस, ऐसा बोलते हुए भी आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाई? गारंटी तो ये भी नहीं है कि कल दुनिया बचेगी कि नहीं, तो क्या आज हम सब जीना छोड़ दें? विनय को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं खुद ही बेचूंगी ये फैक्ट्री, रोली ने प्रतिवाद किया। देखो रोली, सुनो। रोली अपनी भाई की बात अधूरी ही छोड़कर कागजात लेकर तीर की तरह घर से बाहर निकल आई। भाई ने तेजी से पीछा करते रोली के हाथ से कागज़ छीन लिए और उसे हॉस्पिटल जाने की हिदायत देते हुए बोला, 2 दिन में पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। रोली जानती थी कि उसका भाई बुरा नहीं है। गरीबी और जमाने की ठोकरों ने उसे ऐसा सोचने पर विवश कर दिया है। इसीलिए बिना प्रतिकार किए विनय के पास चली आई। रोली पूरी कोशिश करती कि विनय को खुश रख सके, पर रोली के मुरझाए चेहरे पर चिंता की एक लकीर भी विनय से छुपी न रह पाती। वो और विचलित हो जाता। 2 दिन में भाई पैसे लेकर आ गया। फैक्ट्री बिक चुकी थी। भाई ने अपने भी पैसे लगाए थे, पर अभी भी ऑपरेशन लायक रकम जमा नहीं हुई थी। असहाय सी हो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रोली फूट फूट कर रोने लगी। तभी नर्स ने आकर बताया कि विनय की हालत बिगड़ रही है, आप जल्द से जल्द पैसे का इंतज़ाम करिए। हम बम्बई वाले डॉक्टर को यहीं बुलाकर ऑपरेशन करवा देंगे, पर हफ्ते भर में वो बाकी के 1 लाख रुपए कहाँ से लाए?
अब कौन है जो उसकी मदद करेगा? मायूस सी रोली विनय के कमरे में पहुंची। विनय ने खून की उल्टी करी थी। रोली को चक्कर से आ गए। रोली को इस हालत में देखकर विनय और घबरा गया। वो रोली के भाई सोमेश से विनती करने लगा, भैया रात में आप रुक जाइए, रोली घर पर जाकर सो लिया करेगी। दिन भर भागती दौड़ती रहती है। मैं कितनी तकलीफ़ दे रहा हूँ इसको, कहीं इसकी तबीयत बिगड़ गई तो? जब तक जीवित हूँ मैं इसको इस हाल में नहीं देख सकता। सोमेश ने रोली की तरफ देखा। रोली समझ गई, वो भी तो विनय का कष्ट नहीं बढ़ाना चाहती थी। विनय के माथे पर प्यार से चुंबन ले वो घर चली आई। घर आकर अपने विनय को बचाने के लिए उसने ये आत्मघाती फैसला ले लिया। रोली ने अपने आसपास देखा, सब लड़कियां जा चुकी थीं। थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठा उसे घूर रहा था। उसे अपनी ओर देखता देख उसके पास आकर बोला, नई है क्या? रोली ने हाँ में सिर हिलाया। मैं भी नया हूँ, इसलिए नई ही चाहता था। ये सब खेली खाई लड़कियां मुझसे न संभलती। वो तो किस्मत से तू मिल गई, वरना आज भी खाली हाथ लौटता। बोल, चलती है? वो एक झटके में बोल गया। रोली का दिल धड़क उठा। बचपन में नानी की कहानियाँ याद आने लगीं। शील ही औरत का गहना है, उसे हर हाल में बचा कर रखना। रोली 2 कदम पीछे हट गई। तभी विनय का चेहरा याद आया, खून की उल्टी याद आई, फर्श पर बिखरा खून याद आया और रोली आगे की ओर बढ़ गई। कितनी विडंबना थी। वो पवित्र अग्नि जिसके चारों ओर फेरे लेकर विनय को अपनी देह सौंपी थी, आज उसके हृदय में उतर आई थी, उसकी आत्मा को झुलसा रही थी और वो उसमें जलते हुए उस अजनबी के साए के साथ आगे बढ़ी जा रही थी। होटल के रूम में पहुंचकर 2 पैग कटकने के बाद अजनबी साए ने उसकी ओर शराब का गिलास बढ़ाया। उसने ना कर दी। जो जहर वो पी रही थी उसके ऊपर हर शराब बेअसर थी। अचानक से अजनबी के चेहरे पर विचित्र भाव आए, जैसे मुंह कड़वा हो गया हो। एक तरफ थूक कर बोला, शादी हो चुकी है मेरी, पर सारी खुशी नहीं होती मुझसे। मैंने भी तय कर लिया, अब तभी हाथ लगाऊंगा उसे जब। बोलते बोलते वो काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो बस देह में बदल गई, एक निर्जीव देह जिस पर गिनी पिग की तरह एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जिसे महसूस करने के लिए उसकी आत्मा वहाँ मौजूद नहीं थी। वो तो हॉस्पिटल में अपनी गोद में विनय का सर लिए बैठी थी। सुबह हो चुकी थी। थका हारा काला साया उससे दूर हो चुका था। शर्ट का बटन बंद करते हुए उसने उससे कहा था, क्या 1 हफ्ते तक तू मेरे साथ देगी? उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अगर आज आप 1 लाख रुपए दे सकें तो। वो काला साया जोर से हंसा, फिर उसने चेक पर साइन कर दिया। वो चेक लेकर घर पहुंची, फिर नहा धोकर हॉस्पिटल गई। उसे भाई और विनय दोनों मुस्कुराते हुए दिखे। उसे देखकर भाई सोमेश बोला, रोली, बम्बई के डॉक्टर ने रिपोर्ट देख ली है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के बाद कीमो और रेडियोथेरेपी चलेगी। ठीक होने की काफ़ी संभावना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है। रोली की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने विनय का सिर अपने सीने से लगा लिया, फिर उसके बाल सहलाते हुए मनी मन कहने लगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा विनय, कुछ नहीं। मेरा प्यार तुम्हें मृत्यु से खींच के लाएगा। वही प्यार जिसके लिए मैं हर अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। उस अग्नि परीक्षा में मेरे देह की शुचिता भले ही सिद्ध न हो, पर मेरे प्यार की शुचिता हर बार सिद्ध होगी। अभी आपने सुनी वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी ये कैसी अग्नि परीक्षा। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।